नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। देखिए फ्रेंड्स, आज हम शुरू करते हैं मौर्य काल। तो बात करते हैं मौर्य काल की। तो देखिए मौर्य काल में से क्या क्या क्वेश्चन आता है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनता है, उसकी बात करते हैं अपन। सबसे पहले मौर्य काल में से या किसी भी काल में से जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि संबंधित राजवंश का प्रारंभ कब हुआ और अंत कब हुआ, यानी कब से कब तक उसका शासनकाल रहा। तो मौर्य काल की अगर बात करें तो मौर्य काल के शासनकाल में विद्वानों में मतभेद है, दो मत है। क्या क्या है देखिए। एक विद्वान कहते हैं कि मौर्य काल का प्रारंभ हुआ है 323 ईसा पूर्व में और ये चला है दोस्तों कब तक, 185 बीसी, 185 ईसा पूर्व तक। ठीक है, लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि ये 322 ईसा पूर्व या बीसी में शुरू हुआ और 184 ईसा पूर्व में ये समाप्त हो गया। तो अब दोनों में से कोई एक आ जाए तो जो भी आ जाए वो दे देंगे, पर कई बार कन्फ्यूजन की स्थिति ये बनती है कि सर दोनों में से दोनों ही एक साथ आ जाएं तो कौन सा दें। तो इन दोनों में से प्रमाणिक मत माना जाता है 322 से 184 ईसा पूर्व तक। ये तो हो गया मौर्य काल का समय। उसके बाद में बात करते हैं मौर्य काल की स्थापना कब की, किसने की। ठीक है, तो बात करते हैं। तो मौर्य वंश का संस्थापक जो है वो है, कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य वंश का संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। अब बात करते हैं कि स्थापना कब की, तो वो हमें पता है किसने स्थापना 322 ईसा पूर्व में की। फिर प्रश्न आता है कि किसको हरा के की, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने वंश की स्थापना किसकी सहायता से, चाणक्य। चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक, जिसका नाम है घनानंद, कुछ लोग इसे धनानंद भी पढ़ते हैं, घनानंद को पराजित करके की दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना धनानंद को पराजित करके की। धनानंद या घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था दोस्तों, और चाणक्य जो चंद्रगुप्त के कौन है, गुरु है, तो गुरु चाणक्य की सहायता से इसने की। तो बात करते हैं थोड़ी सी चाणक्य के बारे में। कौन थे चाणक्य, देखिए फ्रेंड्स, चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे, प्राचार्य थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान पाकिस्तान में है दोस्तों। ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना सम्राट भरत, जिसके नाम से इस देश का नाम भारत है, ठीक है, जो कि दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र था, तो उस सम्राट भरत के पुत्र तक्ष ने की थी तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। ये प्राचीन भारत के इतिहास का सबसे पुराना या प्राचीनतम विश्वविद्यालय है वर्तमान पाकिस्तान में। तो इस समय यानी कि जब नंदवंश का शासन था तो उस समय इसके प्राचार्य थे आचार्य चाणक्य। चाणक्य का पूरा नाम था विष्णु शर्मा, ठीक है, या विष्णुगुप्त भी कह सकते हैं अपन। ध्यान रखना, पंचतंत्र वाले विष्णु शर्मा का इनसे कोई संबंध नहीं है, नाम एक जैसा है, इसलिए डोंट बी कंफ्यूज। तो विष्णुदत्त इनका नाम था। कौटिल्य कूटनीति में माहिर थे, पारंगत थे, इसलिए इन्हें कहा गया कौटिल्य। ठीक है, चाणक्य ब्राह्मण थे, इसलिए इन्हें कहा गया चाणक्य। तो ये सब इन्हीं के नाम है। तो दोस्तों घनानंद ने भरी सभा में चाणक्य का अपमान कर दिया था दोस्तों। चाणक्य का अपमान जब किया तो चाणक्य ने कसम खा ली, प्रतिज्ञा ली कि जब तक मैं इस नंद वंश को उखाड़ नहीं फेंकूंगा तब तक अपने शिखा के बंधन नहीं करूंगा, चोटी के गांठ नहीं बांधूंगा। इस प्रकार से इसने प्रतिज्ञा ली और ये योग्य युवक की तलाश में इधर उधर जाने लगा, योग्य समय की तलाश में रहा। और एक बार एक गांव में चंद्रगुप्त इसे दिखाई दिया। उस समय चंद्रगुप्त एक खेल खेल रहा था दोस्तों। तो प्रश्न आ जाता है कि चाणक्य ने पहली बार जब चंद्रगुप्त को देखा तो वो कौन सा खेल खेल रहा था। तो दोस्तों चाणक्य ने जब देखा उस समय चंद्रगुप्त राजकीलम खेल खेल रहा था। तो प्रश्न आ जाता है, तो इसका उत्तर क्या देंगे, जब सर्वप्रथम चाणक्य से मुलाकात हुई सर्वप्रथम चाणक्य ने चंद्रगुप्त को कौन सा खेल खेलते हुए देखा, तो उसे राजकीलम खेल खेलते हुए देखा था।
तो राजकीलम खेल खेलते हुए देखा था। क्या है राजकीलम? इसमें क्या होता है, इन बच्चों में से एक बच्चा राजा बन जाता है, कुछ उसके आमात्य मंत्री बनते हैं, सैनिक बनते हैं, सेनापति बनते हैं। इस प्रकार से ये पूरा एक प्रशासन की तरह ये खेल खेलते हैं। तो जब ये खेल खेलते हुए देखा तो चाणक्य को लगा कि इस बच्चे में कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी है, कैपेबिलिटी है, ये बालक कभी ना कभी एक सम्राट बन सकता है। तो इन सब गुणों को देखकर उस बच्चे को उन्होंने अपने साथ ले लिया। उसकी माता से उसने अनुमति ली। माता का नाम था मुर्रा। मुर्रा नामक माता से पुत्र उत्पन्न होने के कारण ही ये राजवंश मौर्य कहलाया दोस्तों। तो बात करते हैं आगे की। तो बात करते हैं इस राजवंश की राजधानी क्या थी। तो राजधानी की बात करें तो राजधानी थी दोस्तों पाटलिपुत्र। फिर क्वेश्चन आता है कि इस राजवंश का राज चिन्ह क्या है। तो राज चिन्ह था मोर। तो दोस्तों इन दो कारणों से विद्वान हवाला देते हैं कि मोर राज चिन्ह है, इसीलिए इन्हें मौर्य कहा गया। और कुछ लोग कहते हैं कि माता मुर्रा थी, जिससे उत्पन्न होने के कारण ये मौर्य कहलाए। तो राजधानी पाटलिपुत्र हो गई और राज चिन्ह क्या है? मोर है दोस्तों। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विस्तार से। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का स्वयं का शासनकाल कब से कब तक है। तो हम जानते हैं कि लगभग 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य की स्थापना की और 298 ईसा पूर्व तक यानी कि 298 बीसी तक इसने अपने साम्राज्य में स्थापित रहा। ठीक है, 322 से 298। हम जानते हैं कि इसने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर अपने गुरु की सहायता से इसने साम्राज्य पर कब्जा किया, अधिकार किया। तो हम बात करते हैं, देखिए जब अब चाणक्य ने इसे राजकीलम खेल खेलते हुए देखा तो उसे लगा कि यह बच्चा कुछ कर सकता है। लेकिन उसके बाद उसे अपनी माता से अनुमति लेकर ले गया चाणक्य, और ले जाने के बाद इस बालक को प्रशिक्षण दिया गया। ठीक है, जब यह बच्चा उसे लगा कि ट्रेंड हो गया, युवा हो गया, योद्धा हो गया, अब ये जीत सकता है, तो उसने उसे आदेश दिया कि जाओ पुत्र, बोले जो आज्ञा गुरुदेव, जाओ मगध पर आक्रमण करो। और भैया इसने किसने? चंद्रगुप्त ने डायरेक्ट पाटलिपुत्र पर हमला किया और पराजित होकर लौट गया। दोस्तों घनानंद को पराजित करना इतना आसान नहीं था। नंदवंश के पास बहुत बड़ी सेना थी। ऐसा एक बार, दो बार, कई बार किया और बार बार पराजित हुआ। उसके बाद कहते हैं कि एक बार चाणक्य और चंद्रगुप्त एक जंगल में भटक रहे थे। वहां एक माता अपने बच्चे को भोजन करा रही थी। तो कहते हैं कि वहां कौन सा भोजन, वो बाजरे की खिचड़ी या खिचड़ा खिला रही थी, जिसके बीचों बीच उसने क्या डाल रखा था? घी डाल रखा था। बच्चा आता है और तत्काल बीचों बीच हाथ डालता है, और आपको पता है बाजरे का खिचड़ा है, गर्मा गर्म है, बीचों बीच घी है। लेकिन क्योंकि वो बच्चा समझता नहीं था, इसलिए वो अपना हाथ बीचों बीच डालता है और बीचों बीच हाथ डालते उसका हाथ जल जाता है दोस्तों। तो उसकी माता कहती है, अरे मूर्ख, तू तो चंद्रगुप्त और चाणक्य से भी मूर्ख निकला। अर्थात ये है कि जिस प्रकार से ये खिचड़ी काफी गर्म है, खिचड़ा या खिचड़ी, और बीचों बीच तुझे घी दिखाई दिया, तूने हाथ डाला और हाथ जल गया, उसी प्रकार से चाणक्य और चंद्रगुप्त डायरेक्ट पाटलिपुत्र पर हमला कर रहे हैं, जो मगध के बीचों बीच राजधानी है, उसका घी की तरह क्रीम वाला स्थान है। हालांकि अगर उसे जीत लेता है तो उसे सीधा साम्राज्य मिलता है, लेकिन बार बार हाथ डालने से, बीचों बीच हाथ डालने से उसका हाथ जल रहा है। यानी कि पाटलिपुत्र में बहुत बड़ी और भारी सेना है, जिसे हराना आसान नहीं है। तो उस बच्चे को कहती है कि खिचड़ा खाने के लिए तुझे क्या करना पड़ेगा? पहले किनारों से थोड़ा थोड़ा ठंडा करते हुए खाना पड़ेगा, और जब किनारों से खाते खाते तू बीच तक पहुंच जाए, तब तक वो बहुत ठंडा हो चुका होगा, उसे आराम से खाया जा सकता है। ये बात चाणक्य को समझ में आ गई थी कि ये औरत कहना क्या चाह रही है। समझ में आ रही है बात? यानी कि अगर आपको मगध को जीतना है तो पहले उसे उसके सीमांत प्रदेशों को जीतना होगा। इसको उसने, चाणक्य को ने चंद्रगुप्त को समझाने के लिए क्या किया? एक मोटी सी भारी सी रोटी बनवाई और उस रोटी को चंद्रगुप्त से कहा कि जाओ इस रोटी को चींटियों के बिल के पास रख दो। और ऐसा ही चंद्रगुप्त ने किया। वो चींटियां उस रोटी को ले जा नहीं पा रही है दोस्तों, चींटियां रोटी को नहीं ले जा पा रही है। तो चंद्रगुप्त कहता है कि गुरुजी क्यों नहीं ले जा पा रही? तो गुरुजी ने कहा कि देखो बेटा, इसके टुकड़े करो। तो इसके अब किनारों में से छोटे छोटे बाइट कर दिए गए, टुकड़े कर दिए गए। चंद्रगुप्त ने टुकड़े कर करके डाल दिए। फिर बीचों बीच आखिरी में जो गिरी बिची, वो भी छोटी सी बच गई, और उस सब को चींटियां 1 बाय 1 एक एक करके ले गई।
चंद्रगुप्त समझ गया था गुरुजी क्या कहना चाह रहे हैं। अब चंद्रगुप्त और चाणक्य ने फैसला किया कि पहले हम सीमांत प्रदेशों को जीतेंगे, फिर आसपास सबसे पहले पंजाब और आसपास के क्षेत्रों को जीता, और इनको जीतने के बाद में वो डायरेक्ट 322 ईसा पूर्व में कहाँ पहुँचते हैं, पाटलिपुत्र पहुँचते हैं, धनानंद को पराजित करते हैं और गद्दे पर अपना अधिकार करते हैं। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य सिंहासनारूढ़ होने की कहानी थी फ्रेंड्स। चलिए आगे बात करते हैं। तो इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी में घनानंद को हराकर राज्य की स्थापना कर दी। उसके बाद उसने अपना गुरु बनाया। किसको बनाया? गुरु कह दें या प्रधान आमत्य कह दें, वो था चाणक्य। ठीक है, चाणक्य। चलिए अब इसके बाद आगे बात करते हैं। अब इसका जो प्रमुख युद्ध हुआ वो हुआ किससे हुआ? 305 ईसा पूर्व में। देखिए हम जानते हैं कि जब सिकंदर यहां से लूट गया था तो उसने अपने क्षत्रप यहां नियुक्त कर दिए थे। तो इस समय जब चंद्रगुप्त का राज्यारोहण हुआ उसके बाद में जो यूनानी क्षत्रप यहां आया, जो भारत के सीमांत प्रदेशों के आसपास के क्षेत्र में क्षत्रप था, उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। तो अगर चंद्रगुप्त को अपने राज्य को स्थायित्व देना है, साम्राज्य विस्तार करना है, तो उसे सेल्यूकस से लड़ना ही पड़ेगा। तो हम बात करते हैं कि अगला युद्ध जो हुआ वो कौन सा हुआ। हम कह सकते हैं चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में यूनानी क्षत्रप, गवर्नर या राज्यपाल को यूनानी भाषा में क्षत्रप कहा गया, यूनानी क्षत्रप जिसका नाम क्या है? सेल्यूकस। पूरा नाम है सेल्यूकस निकेटर, को पराजित किया। चलिए तो सेल्यूकस निकेटर को कब पराजित कर दिया गया? 305 ईसा पूर्व में। तो सेल्यूकस हार गया और सेल्यूकस ने, किसने? सेल्यूकस ने अपनी पुत्री जिसका नाम क्या है? हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से किया। तो आप जानते ही हैं भारतीय इतिहास में हमने कई बार कई जगह देखा है कि जो शासक पराजित हो जाता था वो अपनी बहन या बेटी का विवाह जीतने वाले राजा या राजा के पुत्र से कर देता था। तो दोस्तों यहां हमें समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि सेल्यूकस ने अपनी बेटी जिसका नाम क्या है? हेलेना, उसका विवाह किससे कर दिया? चंद्रगुप्त से कर दिया। इससे पता लगता है कि इस युद्ध में चंद्रगुप्त का पलड़ा भारी रहा था। ठीक है, चलिए तो हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। और ये मैं आपको बता दूं, ये भारतीय इतिहास का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह है। इट्स अ फर्स्ट इंटरनेशनल मैरिज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। दोस्तों भारतीय इतिहास का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह कौन सा है? चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ हेलेना से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में इसके अलावा और क्या हुआ? आपके सेल्यूकस ने भारत की सीमा से लगते हुए 4 प्रांत भी किसको दे दिए? चंद्रगुप्त को दिए। तो इससे भी पता लगता है कि चंद्रगुप्त ही विजय हुआ था। उसने अपने 4 प्रांत किसको सौंप दिए भैया? चंद्रगुप्त को सौंप दिए दोस्तों। तो अब बदले में कुछ कौन देगा? आपका चंद्रगुप्त भी कुछ देगा। तो चंद्रगुप्त ने क्या दिया? मैं यहां लिख रहा हूं इस तरीके से। ठीक है, चंद्रगुप्त ने 500 हाथी सेल्यूकस को उपहार स्वरूप दिए। तो जब कोई आ रहा है, वो अपनी बेटी की शादी कर रहा है, 4 प्रांत दे रहा है, तो 500 हाथी उसको देने में कोई बुराई नहीं है दोस्तों। इसी के साथ में और क्या घटना घटित हुई? सेल्यूकस ने अपना एक राजदूत, जिसे आप आज पॉलिटिकल अपन क्या कहते हैं? एम्बेसडर बोलते हैं, राजनयिक राजदूत, जिसका नाम है मेगस्थनीज। ये राजदूत भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा दोस्तों। यही मेगस्थनीज आगे चलकर भारत का इतिहास के बारे में एक पुस्तक लिखता है जिसका नाम है, क्या नाम है उसका? इंडिका। चलिए तो एक बार मैं शॉर्ट में आपको ये चीजें समझा देता हूं फ्रेंड्स।
चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार से शासन पर अधिकार किया हम जानते हैं। घनानंद को हराकर 322 बीसी में अपने गुरु की सहायता से इसने मगध पर अधिकार कर लिया। इसके गुरु का नाम चाणक्य था और 305 बीसी में इसने यूनानी क्षत्रप सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया और इस उपलक्ष्य में सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। ये भारतीय इतिहास का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। इसके अलावा सेल्यूकस ने भारत की सीमा से लगते हुए 4 प्रांत भी किसको दे दिए, चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना एक यूनानी राजदूत मेगस्थनीज इसने भेजा, ठीक है, और इसके बदले चंद्रगुप्त ने क्या किया, चंद्रगुप्त ने 500 हाथी सेल्यूकस को उपहार स्वरूप भेंट किए। तो ये था सेल्यूकस और बात कर रहे हैं अपन किसकी, चंद्रगुप्त मौर्य के। उसके बाद में अपन बात करते हैं उसके धर्म की। किसके धर्म की, चंद्रगुप्त के धर्म की। तो चंद्रगुप्त प्रारंभ में शैव था। शैव का मतलब है शिव धर्मावलंबी था, शिव जी को पूजता था। चलिए फ्रेंड्स, शैव था, किंतु मैं आपको बता दूं उसके शासनकाल के अंतिम दिनों में मगध में लगातार अकाल पड़ा और इसी समय एक जैन भिक्षुक जिसका नाम था, क्या नाम था, भद्रभाव ने उसे कहा कि इस अकाल का कारण तुम्हारे द्वारा किए गए अपराध हैं, भले वो युद्ध हो या कोई भी हो, इसलिए तुम्हें इनका प्रायश्चित करना चाहिए। खैर, तो हम लिख सकते हैं कि प्रारंभ में ये क्या था, शैव था, किंतु किसके प्रभाव में, भद्रबाहु के प्रभाव से जैन धर्म ग्रहण किया। ठीक है, कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया है, जैन धर्म ग्रहण कर लिया है दोस्तों। और हम जानते हैं कि इसी के समय में लगभग 298 ईसा पूर्व में प्रथम जैन संगति का आयोजन हुआ था, जो जैनिज्म में अपन ने पढ़ लिया है। और उसके बाद में 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला चला गया। इसी के साथ, इस भद्रभाव के साथ ही कहां चला गया, श्रवण बेलगोला चला गया। और श्रवण बेलगोला वर्तमान में कर्नाटका में, ठीक है। श्रवण बेलगोला में जहां पर यह रहा दोस्तों, जिस स्थान पर यह रहा, वो स्थान एक पर्वत है और उस पर्वत का नाम चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से ही नाम पड़ गया, चंद्रगिरी। और श्रवण बेलगोला आज कहां है, तो श्रवण बेलगोला है कर्नाटका में। तो चंद्रगिरी पर्वत पर वहां रहा और यहीं पर श्रवण बेलगोला में ही 298 ईसा पूर्व में ही चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना पद्धति द्वारा, कौन सी पद्धति द्वारा दोस्तों, संलेखना पद्धति द्वारा प्राण त्याग दिए। संलेखना को आप सामान्य भाषा में संथारा समझ सकते हैं, यानी धीरे धीरे इसने अन्न जल का त्याग किया और मृत्यु का वरण किया। तो संथारा पद्धति द्वारा 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला कर्नाटक में किसकी मृत्यु हो गई, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई, इसने प्राण त्याग दिए दोस्तों। तो अगर क्वेश्चन आता है सीधा सीधा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया था या किस धर्म का अनुयायी था, तो वो जैन धर्मावलंबी था। लेकिन शुरुआत में पूछते हैं तो शुरुआत में वो शैव था, शिव जी का उपासक था। चलिए, उसके बाद में श्रवण बेलगोला में आपको एक और चीज दिखाता हूं दोस्तों, आप देखिए क्या इंपॉर्टेंट है। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में दोस्तों भारत की आज भी एक पत्थर से निर्मित सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसका नाम है बाहुबली की मूर्ति। बाहुबली फिल्म स्टार बाहुबली वाली वो मूवी बाहुबली वाला बाहुबली नहीं है दोस्तों, इसका नाम है गौतमेश्वर। कौन है ये गौतमेश्वर? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ का पुत्र है, जिन्हें आप ऋषभदेव के नाम से भी जानते हैं। तो आदिनाथ या ऋषभदेव का पुत्र है दोस्तों। तो बाहुबली या गौतमेश्वर की प्रतिमा है। जो आज भी भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा है दोस्तों, सबसे ऊंची प्रतिमा है, एक पत्थर से निर्मित, राइट। और इसके चारों ओर जब ये प्रतिमा बनी हुई है तो इसके चारों ओर क्या है, चारों ओर बाउंड्री है। इस प्रतिमा के ऊपर छत नहीं है, ये दूर से दिखाई देती है। ये निर्वस्त्र रूप में बनाई हुई है।
ठीक है। तो इस प्रकार से मुख्य मुख्य बातें हो गई है किसकी, आपके चंद्रगुप्त मौर्य की। कि प्रारंभ में शिव था किंतु भद्रबाहु के प्रभाव में आकर इसने क्या कर लिया, जैन धर्म ग्रहण कर लिया। 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला कर्नाटक चला गया और वहां चंद्रगिरी पर्वत पर रहा। वहीं पर इसने श्रवणबेलगोला कर्नाटक में 298 ईसा पूर्व में सल्लेखना या संथारा पद्धति द्वारा प्राण त्याग दिए। और श्रवणबेलगोला कर्नाटक में क्या है दोस्तों देखने लायक, बाहुबली गौतमेश्वर की प्रतिमा है, जो आज भी भारत की एक पत्थर से निर्मित सबसे बड़ी या ऊंची प्रतिमा है। और ये कौन थे बाहुबली या गौतमेश्वर, ये आदिनाथ के पुत्र थे दोस्तों। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य की बातें थी। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी के स्रोतों में और थोड़ी सी चाणक्य के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो साहित्यिक स्रोतों में मुख्य रूप से दो पुस्तकें हैं जिससे हमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय की जानकारी मिलती है दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी, अर्थशास्त्र की। तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है फ्रेंड्स, चाणक्य, जिनके मैं आपको कई नाम बता चुका हूं, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, अर्थशास्त्र पुस्तक का विषय क्या है। तो देखिए यहां पर अपने को विषय से पता लगता है, संभवतः अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र रुपए या इकोनॉमी से संबंधित होता होगा, क्योंकि अर्थ के अनेक अर्थ होते हैं। अर्थ का एक अर्थ तो तात्पर्य होता है, एक अर्थ पैसा भी होता है, पर यहां इसका अर्थ ना तो पैसे से है और ना ही तात्पर्य से है। यह राजनीति की पुस्तक है दोस्तों। तो इसका विषय राजनीति या राजनीति विज्ञान, तो ये राजनीति विज्ञान से संबंधित है फ्रेंड्स ये बुक, ठीक है। अब इसके बारे में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके अंतर्गत तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थितियों की जानकारी मिलती है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या क्या मुख्य चीज दे रखी है, देखो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज दे रखी है राज्य का सप्तांग सिद्धांत। चाणक्य कहता है कि एक राज्य में 7 अंग होने चाहिए। तो कौन कौन से वो अंग होते हैं, बात करते हैं। सबसे मैंने राज्य के 7 अंग। तो राज्य का पहला अंग क्या है दोस्तों, राजा। राजा ही नहीं होगा तो राज्य ही नहीं होगा, ये पहला अंग है। अब इसके अलावा कौन कौन से मुख्य हैं, तो राजा का फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है अमात्य, प्रधान अमात्य, या इसे हम बोल देते हैं पुरोहित, ठीक है। ये दूसरा हो गया प्रमुख। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं मित्र, दुर्ग, ये चौथा अंग हो गया है। सेना, 5वां अंग हो गया है। कोष, मंत्री, ठीक है। तो राजा हो गया है, अमात्य यानी पुरोहित हो गए हैं, मित्र होना भी बहुत जरूरी है एक राजा के लिए, दुर्ग होना बहुत जरूरी है, बिना दुर्ग के वो अपनी सुरक्षा कैसे कर पाएगा दोस्तों, सेना का होना बहुत जरूरी है, और कोष का होना बहुत जरूरी है दोस्तों, बिना कोष के वो काम कैसे चलाएगा, और अंत में उसे सलाह मशवरा के लिए कौन चाहिए, परामर्श के लिए मंत्री चाहिए, तो मंत्री का होना भी बहुत जरूरी है। तो एक राज्य के 7 अंग बताए किसने, कौटिल्य ने बताए दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं इसने समाज को कितने भागों में विभक्त बताया। कौटिल्य कहता है कि समाज 4 भागों में बटा था। चलिए देखते हैं मैगस्थनीज की इंडिका से इसकी तुलनात्मक बातें करते हैं संक्षेप में। तो अगली पुस्तक की बात कर रहा हूं मैं, इंडिका की। तो इंडिका के लेखक कौन है, मेगस्थनीज, जो कि हम जानते हैं कि एक यूनानी राजदूत था जो सेल्यूकस द्वारा चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया था। देखिए दोस्तों, इंडिका एकमात्र पुस्तक नहीं है भारत की जो मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई। इंडिका एक अन्य लेखक द्वारा भी लिखी गई थी जिसका नाम है दोस्तों एरियन, पर यहां पर हम एरियन की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम मेगस्थनीज की इंडिका की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो मेगस्थनीज क्या लिखता है इंडिका में कि मौर्य समाज 7 वर्गों में बटा हुआ था। तो इसने मौर्य समाज को 7 वर्गों में बताया है, जबकि अर्थशास्त्र या यूं कहें कौटिल्य ने समाज के 4 वर्ग बताए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिससे पता लगता है कि संभवतः मेगस्थनीज ने जिन व्यवसायों में लोग लिप्त थे उसी व्यवसाय को उसका वर्ण कह दिया, उसकी जाति कह दी, उसकी कास्ट कह दी दोस्तों। इसके अलावा यह कहता है कि भारत में दास नहीं होते थे दोस्तों, जबकि चाणक्य का अर्थशास्त्र कहता है कि भारत में दास होते थे। इससे पता लगता है कि यूरोपीय कंट्रीज या यूनान में दासों की स्थिति भारत की तुलना में बहुत बुरी थी, बदतर थी, जबकि यहां दासों की स्थिति बहुत अच्छी थी दोस्तों। इसके अलावा यह कहता है कि भारत में चोरी या अपराध नहीं होते हैं दोस्तों, यह कहता है कि भारत में चोरी या अपराध नहीं होते हैं, जबकि अर्थशास्त्र कहते हैं कि चोरी या अपराध होते थे लेकिन दंड व्यवस्था अत्यंत कठोर थी। तो इससे पता लगता है संभवतः दंड व्यवस्था बहुत कठोर,
इस वजह से चोरी अपराध नहीं होते थे दोस्तों। ठीक है, मेगास्थनीज लिखता है, क्या लिखता है कि यहां के लोग घरों पे ताले नहीं लगाते थे दोस्तों। क्या नहीं लगाते थे? ताले नहीं लगाते थे दोस्तों। क्यों नहीं लगाते थे? क्योंकि सम्राट का भय था, और आप जानते हैं भय बिना प्रीत ना होत गोसाई। ठीक है, तो बिना डर के प्रेम नहीं होता है। दंड व्यवस्था कठोर थी, इसलिए चोरी चकारी लूटपाट नहीं हो रहे हैं दोस्तों। चलिए, इसके बाद में और क्या बातें लिखता है? यह कहता है कि पाटलिपुत्र बहुत ही वैभवशाली नगर था दोस्तों। आपको मैं बता दूं, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र में आपके लकड़ी के बहुत ही भव्य महल बनवाए थे दोस्तों, और ये बहुत ही खूबसूरत थे, जिनकी प्रशंसा आपका मेगास्थनीज भी कर रहा है। समृद्धशाली था। मेगास्थनीज लिखता है कि यहां का वैभव को देखकर लगता है कि बहुत सारी चींटियां यहां के लिए सोना बटोरने में लगी हुई है, ऐसा उसने कहा है। बहुत ही समृद्धशाली नगर बताया है उसने। ठीक है, बाकी इनकी हम अर्थशास्त्र और इंडिका की बात करेंगे जब आर्थिक, सामाजिक और सभी प्रकार की राजनीतिक जानकारी हासिल करेंगे मौर्य काल की, तब उसमें हम विस्तार से चर्चा कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए अब उसके बाद में अगला शासक देखते हैं अपन, जिसका नाम है बिंदुसार। तो बिंदुसार कौन है? हम जानते हैं ये कौन है। ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है दोस्तों। तो बात करते हैं बिंदुसार की। इसका समय शुरू होता है 298 ईसा पूर्व से, यानी जब इसके पापा का समय समाप्त होता है तब इसका समय शुरू हो जाता है, और चलता है 273 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो 298 से 273 ईसा पूर्व तक है। अब इसके अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग नाम मिलते हैं दोस्तों। तो आप देखेंगे तो यूनानी ग्रंथों में से यूनानी लेखों में इसे लिखा हुआ है अमित्रोचेटस। अमित्रोचेटस की जगह कई जगह अमित्रोचेडस भी लिखा हुआ है। ड की जगह ट और ट की जगह इस ड मिला है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों अमित्रघात, अर्थात जो मित्र नहीं है उसके लिए घातक। समझ में आ रही है बात? जो मित्र नहीं है उसके लिए कैसा है? ये घातक है, बहुत ही खतरनाक है। चलिए, और कहां क्या नाम मिलता है इसका? इसे जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। ठीक है, पुराणों में इसे भद्रसार कहा गया है। तो देखिए, बिंदुसार ने भले अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं किया हो, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो साम्राज्य विस्तार किया गया था उसको स्थायी और अक्षुण्ण बनाकर अपने आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाया दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, भारत में पहली बार राजनीतिक रूप से वैज्ञानिक सीमाओं का निर्धारण चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ था। भारत में पहली बार नौकरशाही की स्थापना विधिवत रूप से चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुई थी। समझ में आ रही है बात? तो इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य का काल बहुत ही महत्वपूर्ण था दोस्तों। प्राचीन भारत के इतिहास का पहला विशाल साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था। खैर, अब हम बात करते हैं इसके दरबार में कौन कौन विदेशी आए दोस्तों। बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो आया सीरिया से। सीरिया के शासक थे एंटीयोकस फर्स्ट। तो एंटीयोकस प्रथम ने अपना राजदूत भेजा था दोस्तों यहां। ठीक है, कौन भेजा है? अपना राजदूत भेजा है इसने, जिसका नाम था डाइमेकस। इस डाइमेकस या एंटीयोकस से आपके बिंदुसार ने 3 चीजें मंगवाई, 3 चीजें लाने का अनुरोध किया। वो 3 चीजें कौन कौन सी थी? देखो, सबसे पहले इसने मंगवाए सूखे अंजीर। उनसे कहा कि भैया सूखे अंजीर ला के देना मेरे को। ठीक है भैया, लाएंगे।
फिर इसने कहा मीठी मदिरा, तो मदिरा मंगवाई इन्होंने। अब मदिरा मीठी है या कड़वी है ये तो पीने वाले ही जाने, पर एक पुस्तकों में लिखा हुआ है मीठी मदिरा। हाँ, और तीसरी चीज मंगवाई दार्शनिक। दार्शनिक का मतलब होता है फिलोसफर्स, मतलब विद्वान। तो सीरिया के शासक ने शुरू की दो चीजें, यानी हम यूं कह सकते हैं कि सूखे अंजीर भेज दिए, मदिरा भी भेज दी, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजे, क्योंकि सीरिया का कानून इसकी इजाजत नहीं देता था दोस्तों। ठीक है, चलिए उसके बाद में और कौन विदेशी इसके दरबार में आया तो मैं आपको बता दूं। उसके अलावा आपका मिस्र का शासक, मिस्र के शासक थे उस समय, क्या नाम था उनका, टॉलमी या टॉलेमी फिलाडेल्फस। तो टॉलमी फिलाडेल्फस ने भी अपना राजदूत किसके दरबार में भेजा था, बिंदुसार के दरबार में भेजा था दोस्तों। ठीक है, तो बिंदुसार में हम शॉर्ट में बात करते हैं। 298 से 273 ईसा पूर्व तक का इसका शासनकाल है। यूनानी लेखों में इसे एमित्रोचेसस यानी एमित्रोचेडस यानी एमित्र घात कहा गया है, यानी जो मित्र नहीं है शत्रु है उसके लिए बहुत घातक था ये। जैन ग्रंथों में इसे सिंहसेन कहा गया है, जबकि पुराणों में इसे भद्रसार कहा गया है दोस्तों। ठीक है, इसने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा। सीरिया के शासक एंटियोकस फर्स्ट ने अपने एक राजनयिक राजदूत डाइमेकस को इसके दरबार में भेजा था, जिससे इसने 3 चीजें मंगवाई, जिनका नाम है सूखे अंजीर, मदिरा और दार्शनिक। लेकिन दार्शनिक भेजने की अनुमति सीरिया का कानून नहीं देता था, इसलिए नहीं भेजे गए। बाकी सूखे अंजीर और मदिरा भेज दी गई। इसके अलावा मिस्र के शासक टॉलेमी फिलाडेल्फस ने भी अपना राजदूत इसके दरबार में भेजा था, जिसका नाम था डायनेमेकस। क्या नाम था, डायनेमेकस। तो डायनेमेकस को भेजा था यहां पर, और इस प्रकार से हमें पता लगता है कि बिंदुसार के पड़ोसी देशों से राजनयिक संबंध भी थे दोस्तों। इससे यह भी बात की जानकारी मिलती है कि अपने समय का शक्तिशाली शासक था, जिससे विदेशी लोग किसी भी प्रकार के संबंध रखने की कोशिश करते थे दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं सम्राट अशोक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपन और हेडिंग लगाते हैं सम्राट अशोक। सम्राट अशोक, जिन्हें हम कह सकते हैं द ग्रेट अशोक, अशोक महान। तो अशोक महान का अगर टाइम ऑफ पीरियड की अपन बात करते हैं तो इनका समय शुरू होता है दोस्तों 269 बीसी टू 232 बीसी। कहने का मतलब 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्या क्वेश्चन आता है, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि जब 273 में समाप्त हो गया था बिंदुसार का शासनकाल, तो फिर यह शासनकाल शुरू होने में इतना समय क्यों लग गया। तो दोस्तों इसके लिए हम कह सकते हैं कि इन 4 वर्षों तक सम्राट अशोक का अपने भाइयों से उत्तराधिकार संघर्ष चला था। तो उत्तराधिकार संघर्ष कितने वर्ष चला, तो उत्तराधिकार संघर्ष चला है फ्रेंड्स 4 वर्ष। तो उत्तराधिकार संघर्ष कब से कब तक चला, 273 273 बीसी टू 269 बीसी। इससे पता लगता है कि शायद साम्राज्य पर कब्जा या अधिकार तो अशोक ने कब कर लिया था, 273 में, लेकिन विधिवत रूप से अपना राज तिलक उसने कब कराया दोस्तों, 269 ईसा पूर्व में करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम आगे की। तो अब ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने अपने अनेक भाइयों की हत्या करने के बाद में राज्य सिंहासन प्राप्त किया है दोस्तों। तो अगर हम सिंगली ग्रंथों की बात करें, सिंगली ग्रंथ या यूं कहें बौद्ध ग्रंथ सिंगल भाषा में लिखे गए थे, इसलिए इनको हम सिंगली ग्रंथ कहते हैं। तो सिंगली ग्रंथ बौद्ध, जिसका हम नाम लेते हैं, क्या लेते हैं, दीपवंश और महावंश। दीपवंश और महावंश में आगे चल के देखेंगे कि हमें यह भी पता लगता है कि महात्मा बुद्ध ने क्या किया था, आपके अशोक ने क्या किया था, बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो दीपवंश और महावंश में ऐसा लिखा गया है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके राज्य प्राप्त किया। तो फ्रेंड्स अनेक विद्वान कहते हैं कि अशोक ने अपने अनेक भाइयों की हत्या की थी। कुछ ग्रंथ इसकी संख्या 99 बता रहे हैं, कुछ 7 बता रहे हैं, कुछ 4 बता रहे हैं, पर यह तय है कि अशोक ने अपने अनेक भाइयों की हत्या की थी दोस्तों। तो क्वेश्चन आ जाता है
अशोक का सबसे बड़ा भाई कौन था, क्योंकि इससे ही संघर्ष काफी लंबा चढ़ा था दोस्तों। तो अशोक के बड़े भाई का नाम था सुशीम। चलिए, इसके बाद अब जब इसका राज्याभिषेक हो गया है, ये शासक बन गया है, तो इसके बाद क्या क्या काम किए तो बात करते हैं अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष से तात्पर्य है दोस्तों 261 बीसी, 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया दोस्तों। कलिंग विजय की। कलिंग की राजधानी थी फ्रेंड्स तोशाली। ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध में जब लगभग 1.5 लाख लोग लड़े थे, जिनमें से 1 लाख लोगों की हत्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी फ्रेंड्स। ठीक है, जब इन 1 लाख लोगों की मृत्यु हो गई, अशोक ने कलिंग को तो जीत लिया, वहां की आम जनता भी लड़ी थी दोस्तों। तो वहीं पर एक बौद्ध भिक्षुक था जिसका नाम था उपगुप्त। तो उपगुप्त वहां आ गया और सम्राट अशोक को उसने व्यंग्य के बाणों से मारा दोस्तों। उसने अशोक को कहा, वाह महाराज अशोक, महासम्राट, क्या किया है आपने? आप तो स्वयं संहारक देवता हैं अशोक, आपने तो इतने सारे लोगों को मृत्यु दे दी है, आपसे बड़ा और महान कौन हो सकता है। अब उसे रणभूमि में ले गया। आप देखेंगे फ्रेंड्स, जहां रुंड थे वहां मुंड नहीं है, मुंड है वहां रुंड नहीं है, यानी किसी का हाथ कटा हुआ, किसी का पांव कटा हुआ, किसी की गर्दन है तो धड़ नहीं है, धड़ है तो गर्दन नहीं है, और कई शरीरों से हाथ ताजा अलग हुए ऐसे हिल रहे हैं जो हाथ शरीर पर है ही नहीं। ये दृश्य देखकर किसी भी मनुष्य का हृदय दुख से द्रवित हो सकता है दोस्तों। ऐसा ही सम्राट अशोक के साथ हुआ। जब सम्राट अशोक ने यह दृश्य देखा दोस्तों, तो वो दुख से द्रवित हो उठे और उन्हें कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। तो आपको मैं बता देता हूं, इस युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध के बाद, ठीक है, यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध भिक्षुक उपगुप्त के प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। क्या कर लिया? बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया है दोस्तों। ठीक है, इसकी जानकारी भी हमें सिंगली ग्रंथ दीपवंश और महावंश से मिलती है कि अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था फ्रेंड्स। ठीक है, अब तक अशोक करता था भेरी घोष। भेरी घोष का मतलब होता है युद्ध में जीतना, रण विजय, और इसके स्थान पर अब उसने अपनाया धम्म घोष। ठीक है, अर्थात अब उसने युद्ध त्याग दिए दोस्तों, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, अहिंसक बन गया है। अब इसके बाद में उसके जीवन में अनेक परिवर्तन आया। तो सबसे पहले मैं अब संक्षेप में बात कर लूं अशोक का धम्म। तो सबसे पहली बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, लेकिन अशोक का जो धम्म है उसका बौद्ध धर्म से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। एक्चुअली यहां पर जो धम्म है वो प्रजा या व्यक्ति के नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक आदर्श से संबंधित है। तो व्यक्ति के नैतिक और सामाजिक उत्थान से संबंधित है। तो अशोक का धम्म जो है वो कोई धम्म नहीं है, कोई अपने आप में कोई बौद्ध धर्म नहीं है। इसमें प्रजा के नैतिक और चारित्रिक उत्थान के बारे में कहा गया है कि बड़ों का, बुजुर्गों का आदर करना चाहिए, ब्राह्मणों श्रमणों को दान देना चाहिए, ठीक है, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो ये सारी बातें इसमें हैं। तो ये है अशोक का धम्म। उसके बाद हम बात करते हैं, अशोक ने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष, कौन से वर्ष? 10वें वर्ष दोस्तों,
क्या किया है? बौद्ध गया की यात्रा की है। ठीक है, उसके अलावा हम बात करते हैं राज्याभिषेक के 20वें वर्ष। क्या क्या? लुम्बिनी की यात्रा की है। लुम्बिनी दोस्तों वर्तमान नेपाल में स्थित एक स्थान है, नेपाल की तराई में है, जिसको आज हम रुम्मिनदेही कहते हैं। यहां अशोक का एक अभिलेख भी मिला है जिसे रुम्मिनदेही अभिलेख के नाम से जाना जाता है। ये दोनों ही स्थान दोस्तों सम्राट अशोक ने जो यात्राएं की है, दोनों ही स्थान भगवान बुद्ध से रिलेटेड है। बौद्ध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, तो इससे पता लगता है कि अब बौद्ध धर्म से वो प्रभावित हो चुके हैं। और जब लुम्बिनी की यात्रा की तो लुम्बिनी में यहां पर जो कर था, राजस्व कर, वो लिया जाता था अब तक 1/4, तो अशोक ने वो घटाकर कर दिया 1/8। इसके अलावा यहां पर अशोक ने धार्मिक कर पूर्णतः समाप्त कर दिया। इससे यह तो पता लगता ही है कि बौद्ध धर्म से महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए स्थानों की यात्रा की और वहां पर लोगों को रियायतें दी, पर महत्वपूर्ण बात यह भी पता लगती है दोस्तों कि लुम्बिनी से अशोक कर लेता था। इससे पता लगता है कि नेपाल में भी अशोक का अधिकार था। दोस्तों आपको मैं इसी अधिकार को पुष्टि करने के लिए एक चीज और बता देता हूं। अशोक ने कहां पर? आपके तिब्बत में ललित पाटन नामक नगर बसाया। असल में यह नगर अशोक के बहनोई ने बसाया था, लेकिन अशोक ही माना जाता है। ललित पाटन, जिसे हम अनहिल पाटन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अशोक ने श्रीनगर बसाया दोस्तों, जो आपके जम्मू कश्मीर में है। वो श्रीनगर भी किसने बसाया? अशोक ने ही बसाया था दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से यह अशोक के प्रारंभिक कार्य हैं। उसके अलावा हम बात करें तो उसने अपने राज्याभिषेक के 15वें वर्ष, ठीक है, तो ये तो क्या हो गया? राज्याभिषेक के 10वें वर्ष। 10वें वर्ष का मतलब हो गया कौन से साल में? लगभग 259 BC। 20वें वर्ष का मतलब हो गया 249 BC। और अपने साम्राज्य के लगभग 15वें वर्ष, यानी कि हम यूं कह सकते हैं 254 BC, 254 BC ईसा पूर्व के आसपास उसने एक धार्मिक अधिकारी की नियुक्ति की थी जिसका नाम था राजुक, जो चारों तरफ यात्राएं करेगा अपने साम्राज्य में और प्रजा के नैतिक उत्थान का और अधिकारियों के द्वारा किए गए काम का निरीक्षण करेगा दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा अशोक ने अपने धर्म और अपने राजाज्ञाओं को अपने कई शिलालेखों पर, स्तंभ लेखों पर उत्कीर्ण कराए, जो हम आगे चलकर मौर्य जो वंश है, मौर्य काल है, उसके स्थापत्य कला के अंतर्गत बात करेंगे और लिखेंगे कि उनमें क्या क्या विशेषताएं अशोक ने दी हैं। अशोक के अंतिम दिनों में 232 ईसा पूर्व में अशोक बीमार हुआ। उस समय उसके पुत्रों में उत्तराधिकार संघर्ष चढ़ गया और किस प्रकार से यह वंश अपने अंतिम चरमोत्कर्ष पर पहुंचकर किस प्रकार से आपने अपकर्ष की ओर छूता है, इसके कई कारण थे, जिसमें अशोक का अहिंसक होना भी कारण बताया गया है, ब्राह्मण धर्म की अवहेलना करना भी इसका कारण बताया गया है। तो वो सब हम दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।